अब देखो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट क्या हो रहा, गल्फ कंट्रीज। देखो गल्फ कंट्रीज यानी क्या रहता, गल्फ कंट्रीज यानी जो पर्शियन गल्फ है उसको जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उससे जो कोस्टल बॉर्डर जो शेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, गल्फ कंट्रीज। अब गल्फ कंट्रीज में अगर अपन इजराइल, इजराइल है नहीं है गल्फ कंट्रीज, इजराइल नहीं है। इजराइल को अगर आप छोड़ोगे तो बाकी जो 10 कंट्रीज है सबके सभी गल्फ कंट्रीज है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, ओमन, येमेन, यूएई, बहरीन, इराक, ईरान, ये सबके सब क्या है, गल्फ कंट्रीज। सबके सब गल्फ, पर्शियन गल्फ को बॉर्डर शेयर करते हैं। देखो पर्शियन गल्फ का, पर्शियन गल्फ को और क्या बोलते हैं, अरेबियन गल्फ। अरेबियन गल्फ बोलने का रीजन क्या है, अरेबियन गल्फ बोलने का ये रीजन है कि अरेबियन पेनिनसुला जो है अपना, अरेबियन पेनिनसुला यानी जो इंडिया का जो पार्ट है, ऐसा इंडिया का पार्ट जो है ना, एशियन पार्ट जिसको बोलते हैं, एशियन का जो टुकड़ा है पूरा, अरेबियन सी है, फिर यहाँ पर वेस्ट एशियन कंट्रीज है, अफ्रीका है और उसके ऊपर वेस्ट एशियन कंट्रीज है। तो उसके जो बीच में है जो एक छोटी सी सी है अरेबियन पेनिनसुला और साउथ वेस्ट ईरान के बीच में, वो है क्या है, अरेबियन गल्फ। गल्फ कंट्रीज जो है उसका इंपॉर्टेंस मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। मुस्लिम वर्ल्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि मुस्लिमों का जो आपस में जो उनका चलता है रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। गल्फ कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड की 1/5 मुस्लिम पॉपुलेशन डिनोट करती है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके वर्ल्ड में पूरे जितने मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी 1/5 पॉपुलेशन कहाँ है, गल्फ कंट्रीज में। अब अगर अपन गल्फ कंट्रीज के बाद देखें तो देखो ग्रेट वॉलेटिलिटी का रीजन बोला जाता है। वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा। और जितनी भी गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी है वो सब काय पे डिपेंड है, एक्सेस टू सी के ऊपर। क्यों है, क्योंकि सी से उनका ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट होता, वो तो एक छोटा सा प्लेट्यू टाइप है, बराबर है, अरेबियन पेनिनसुला, सॉरी अपना वेस्ट एशियन कंट्रीज, तो उसको पूरा काय पे सी पे, दूसरा ऑयल के, ऑयल भी ऑफशोर सी, ऑनशोर सी से निकालते, बराबर है। तो उनका मेजर जो है दूसरे कंट्रीज के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, जैसा मैंने बताया, ट्रेड, सभी रिलेशंस काय पे डिपेंड है उनके, सी पे, एक्सेस टू सी। तो सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अगर अपन देखेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ये जितने भी कंट्रीज है सभी उसके मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें कुछ मेंबर्स नहीं है गल्फ कंट्रीज के। कौन कौन से नहीं है, ईरान नहीं है, इराक नहीं है, जॉर्डन नहीं है। ईरान, इराक, जॉर्डन इज नॉट द मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये भी प्रीलियम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलियम्स में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब देखो याद रखो इसमें कौन से मेंबर है, उससे ज्यादा याद रखना आपने कौन से नहीं, सबको लगता है कि ईरान उसका मेंबर है, इराक उसका मेंबर है, क्योंकि भाई ये पर्शियन गल्फ कंट्रीज है। तो देखो ईरान और इराक क्या है, गल्फ कंट्री है। अब गल्फ कंट्री है तो अपने को लगता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर होंगे, बट वो नहीं है। देखो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया था, क्यों नहीं है ईरान इराक, क्यों गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया था सऊदी अरेबिया ने। उसका ऑर्गेनाइजर कौन है, चीफ ऑर्गेनाइजर सऊदी अरेबिया। तो उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया था, इसलिए उसने ईरान को नहीं लिया। अब वो क्यों, अब देखो गल्फ कंट्रीज जो है, सॉरी हाँ गल्फ कंट्रीज जो गल्फ एरिया है, गल्फ रीजन है, वेस्ट एशिया रीजन है, इसने कई चीजें, कई इश्यूज विटनेस किया है। जैसे मस्केट कॉन्फ्रेंस 1975 में, मस्केट कॉन्फ्रेंस यानी क्या हुआ था, उसमें यूनिफाइड आर्मी उन्होंने फॉर्म करने का सोचे थे। जितने भी गल्फ कंट्रीज है सब मिलकर क्या करेंगे, यूनिफाइड आर्मी। काहे के लिए, कि भाई अपने को जो गल्फ कंट्रीज है उनकी जो सी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वहां नेविगेशन फ्री तरीके से हो सके, उनकी शिप बोट आराम से आ जा सके, उनको कोई दिक्कत ना है। उसके लिए उन्होंने मस्केट कॉन्फ्रेंस किए थे। उसके बाद में ईरान रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में, ईरान इराक वॉर भी हुआ था 1980s में, बराबर है। अरब स्प्रिंग हुआ 2011 में। तो ऐसे कई इश्यूज अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, वेस्ट एशियन कंट्रीज में हुए। वेस्ट एशियन रीजन ने ये सब इश्यूज विटनेस किया है। इसके वजह से क्या हुआ, ये सब इश्यूज की वजह से क्या हुआ, हमेशा वहां पर पॉलिटिकल टेंशन ज्यादा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा रही है। तो वहां पर हमेशा माहौल बिगड़ा हुआ है, हमेशा माहौल बिगड़ा हुआ है वहां पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन सब चीजों की वजह से। मस्केट कॉन्फ्रेंस
ईरान रिवॉल्यूशन 19 से मस्केट कॉन्फ्रेंस 1975, ईरान रिवॉल्यूशन 1979, ईरान इराक वॉर 1980s, अरब स्प्रिंग 2011, ये सब चीजों के हमेशा पॉलिटिकल टेंशन हाई रहा है और उसके वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है और हमेशा गर्माहट का माहौल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, ये कंट्री उसके अगेंस्ट में, ये कंट्री उसके अगेंस्ट में, ये सब चीजों की वजह से चलते रहे। अब बात क्या है, ये जो चीजें हुई, ये जो इश्यूज हुए, इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उठाया एक्सटर्नल कंट्रीज ने, जैसे कि यूएसए, इजराइल। देखो इजराइल एक अकेला पड़ गया था और सब मुस्लिम कंट्रीज वन साइड थे, इसलिए इजराइल अकेला पड़ गया। इजराइल को लगा कि यार क्योंकि वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, बराबर है, ज्यूस कंट्री है, बाकी सब मुस्लिम, तो वो तो चाहते ही था ये आपस में लड़े, ये आपस में लड़ेंगे तो इनकी एकता टूटेगी, दे विल नॉट बी इन यूनिटी में नहीं रहेंगे तो टूटेंगे, तो वो एक साथ पावर बन के उसके ऊपर जाएंगे, उनका ध्यान भी हटा हुआ रहेगा, उनका ध्यान सिर्फ इजराइल पे रहेगा। अगर सब लोग एक रहेंगे तो सबका ध्यान कहां रहेगा? इजराइल पे। इजराइल भाई, अब पहली इजराइल को वो मतलब वहां की लोकल कंट्री नहीं है बोलते, वहां के लोकल पीपल नहीं है, वो लोग ये कंसिडर, दे आर नॉट द इंडिजिनियस पीपल, वो ये कंसिडर करते हैं, बराबर है। इसीलिए इजराइल भी क्या चाहता कि इनके इसमें आपस में टेंशन हमेशा रहे, कंसिस्टेंट रहे, इसीलिए इसका फायदा किसने उठाया? इजराइल ने, और साथ में यूएसए ने। यूएसए ने क्यों उठाया? यूएसए को भी अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना था, क्योंकि कुछ कंट्री को रशिया सपोर्ट करता, रशिया का रोल कम करने के लिए उसको अपने इसमें आपस में डिस्प्यूट रखना चाहिए था, क्योंकि ईरान को कौन सपोर्ट करता? रशिया। इसलिए उसको वो चाहता कि ईरान और सऊदी अरेबिया के भी रिलेशन अच्छे ना हो, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन रहेंगे तो हो सकता कि रशिया और सऊदी के भी रिलेशन अच्छे हो जाए। दूसरी बात है, आर्म्स एक्सपोर्ट करना रहता उसको, अगर आपस में लड़ेंगे मरेंगे तो उसके हथियार भी बिकेंगे, नहीं तो हथियार कौन खरीदेगा यूएसए के, अगर ये लोग अच्छे से रहेंगे तो। इसलिए वो चाहता वेस्ट एशियन कंट्रीज हमेशा आपस में लड़के मरते रहे, ईरान और सऊदी अरेबिया हमेशा लड़ते रहे, येमेन सऊदी अरेबिया हमेशा लड़ते रहे, ईरान और इराक में हमेशा डिस्टर्बेंसेस रहे। इसके वजह से एक्सटर्नल कंट्रीज ने उसका क्या लिए? एडवांटेज। इंटरनेशनल लेवल पे भी इस पे काम हुआ है, जैसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन 598 का रिजोल्यूशन नंबर 598 पास किए थे 1987 में कि भाई ईरान और इराक में सीज फायर होना चाहिए। ईरान और इराक में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 598 का रिजोल्यूशन पास किए थे 1987 में, काहे के लिए? ईरान इराक में सीज फायर होने के लिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हुआ था एलओसी से, वैसा सीज फायर के लिए, और साथ में कई स्टेबिलिटी मेजर्स हो ताकि कोई एक्शन, एडवर्स एक्शन ना ले, एग्रेसिव एक्शन ना ले एक कंट्रीज एक के खिलाफ, इसके लिए उन्होंने रिजोल्यूशन पास किए थे, बट उससे कुछ ज्यादा आउटपुट निकला नहीं। वेस्ट एशियन रीजन जो है, गल्फ रीजन जो है, पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑयल रिच रिसोर्स रीजन है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेस कहां अवेलेबल है? वेस्ट एशियन रीजन में, गल्फ रीजन में। गल्फ रीजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैसेस, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है आज के टाइम पे? ऑयल। ऑयल से सब कुछ है। अगर आज वहां गल्फ रीजन में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं, गल्फ रीजन स्टेबल रहा तो तेल के दाम बराबर रहते हैं, क्योंकि वहां से मेजर प्रोड्यूसर है। कोई डिस्टर्बेंस हो तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो ऑयल का सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड तो उतनी है और बढ़ रही, तो दाम बढ़ जाएंगे उसके। और नॉर्मल चलते रहा, नॉर्मल से रही तो बराबर ऑयल सप्लाई चलते रहता वहां से, इसीलिए वहां पे है। और उसमें सऊदी तो और भी ज्यादा बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, उसमें सऊदी का रोल, सऊदी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वर्ल्ड में? सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया सिर्फ ऑयल की वजह से इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया के आज इतना सा देश है सऊदी अरेबिया, लेकिन आज उसका इतना इंपॉर्टेंस है, यूएसए भी उससे अच्छे रिलेशन कोशिश करता रखने की, इंडिया भी इतना अच्छे रिलेशन कोशिश करता रखने की उससे, क्यों? ऑयल की वजह से उसकी, क्योंकि आज ऑयल से पूरे देश की इकोनॉमी हिल जाती पूरी। आज इंडिया में इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया, कैसे बढ़ा? ऑयल से बढ़ा हुआ है। क्या थे पेट्रोल के दाम? 90, 91, 95 रुपीज, कहां के कहां पहुंच गए? 115, 107 पे अब आ गए। मतलब अगर आप देखोगे 8-10 साल पहले 70-80 के आसपास थे कुछ,
और अब कितने आ गए 107, ऊपर नीचे होते होते फ्लक्चुएट होते होते। और उससे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, आज 6 से 7% के बीच में अपना इन्फ्लेशन चल रहा। क्यों बढ़ा है? ऑयल की वजह से। इसीलिए ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने इकोनॉमी के लिए, आया समझ में? तो वेस्ट एशियन रीजन कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अपन आते एक एक कंट्री के रिलेशंस पे। अब देखेंगे अपन ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन, तो सबसे क्रिटिकल रिलेशन है वहां पे। देखो मेरे हिसाब से ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो लोकल लेवल पे, जो ईरान और सऊदी अरेबिया है, और वो नेशनल लेवल पे मैं उनको पैरेलल देखता यूएसए और रशिया की जैसा। क्यों देखता? जैसा वर्ल्ड लेवल पे आज कोल्ड वॉर हो रहा, किसकी वजह से हो रहा? यूएसए और रशिया की वजह से। वैसे ही वहां पर गल्फ कंट्रीज में, वेस्ट एशियन रीजन में अगर कोल्ड वॉर हो रहा, वो किसकी वजह से हो रहा? ईरान के और सऊदी अरेबिया की वजह से। बराबर है? तो जैसे उन दोनों का इशू चल रहा, वैसे ही लोकल रीजनल लेवल पे इन दोनों का चल रहा। भले ही वो दिखती लड़ाई इकोनॉमी के लिए, रिलीजन के लिए, स्ट्रेटेजिक के लिए, बट असली लड़ाई है उनकी डोमिनेंस के लिए। कौन है महान? बराबर है? जैसा रशिया और यूएसए की असली लड़ाई काई के लिए, कौन है डोमिनेंट? बायपोलर से क्या करना है? यूनिपोलर करना है। वैसे ही रीजन को क्या करना है? यूनिपोलर रीजन करना है। सऊदी बोलता है कि मैं यहां का शेर हूं, और ईरान बोलता कि मैं यहां का शेर हूं, और दोनों भी एक के टक्कर के। असली लड़ाई उनकी है काई की? डोमिनेंस की। अब अपन डिटेल देखेंगे उसमें। तो मैं ये बोल सकता है कि अभी ईरान और सऊदी अरेबिया आर ड्राइवर्स ऑफ मिडल ईस्ट कोल्ड वॉर, आर ड्राइवर ऑफ द कोल्ड वॉर इन द मिडल ईस्ट। क्या हम बोल सकते हैं ये चीज? ईरान और सऊदी अरेबिया के आज डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरीके से टूट गए। आज देखो ईरान और सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरीके से टूट गए। डिप्लोमेटिक टूटना है ना, तेरा डिप्लोमेट इधर नहीं, मेरा डिप्लोमेट इधर नहीं, ऐसे हो चुके हैं। ये बहुत हाई लेवल के टेंशन हो गई है 2016 में। ये एक्चुअली जब हुआ था जब शिया का एक क्लरिक थे, निम्र अल निम्र। ये कौन थे? शिया के क्लरिक थे। उनको किसने मारा था? क्लरिक कहने होता है उनके पुजारी, साधु, सेंट, जो भी बोल सकते हैं अपन। उनके क्लरिक थे शिया के, उनको सऊदी की पुलिस ने, मिलिट्री ने मारा था। उनके मर्डर के बाद में ईरान के प्रोटेस्टर्स ने, ईरान में वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था। तो वो कहां प्रोटेस्ट करेंगे? सऊदी के एम्बेसी के सामने। उन्होंने सऊदी के एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया, तो इतने रिलेशन डिस्टर्ब हो गए कि सऊदी ने एम्बेसी अपनी विड्रॉ कर दिया, ईरान ने अपनी एम्बेसी विड्रॉ कर दिया, वहां से रिलेशन पूरे तरीके से सीवियर हो गए। सीवियर यानी अलग हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशन वहां से रुक गए। अब लेकिन देखो ये जो रिलेशन हुए सिर्फ एक शिट्टी क्लरिक के मर्डर की वजह से नहीं हुए, इसका कई बैकग्राउंड है। अब सबसे पहला आता रिलीजन डिफरेंस। ईरान जो है वो लार्जली शिया मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन कंट्री है, और सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मुस्लिम पावर है। सुन्नी मुस्लिम पावर इसलिए बोला, उधर मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम तो बहुत है, लेकिन वेस्टर्न एरिया में सबसे ज्यादा सुन्नी पॉपुलेशन कहां पे है? सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया खुद को कंसिडर करता है कि वो क्या है? सुन्नी मुस्लिम लीडर। एक उनके रिलीजियस डिफरेंसेस हो गए, एक हो गया शिया और एक हो गया सुन्नी। दूसरा आता उनका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या लीडरशिप मॉडल। सऊदी जो है वो मोनार्ची है। देखो सऊदी अरेबिया जो है वो क्या है? मोनार्ची कंट्री। मोनार्ची यानी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां आज भी राजाशाही चल रही, किंगशिप चल रही। और दूसरी बात है कि वहां पर मुस्लिम्स का जो आज बर्थ प्लेस है, मुस्लिम धर्म का जो बर्थ प्लेस है, वो कौन सी जगह है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या है? मक्का, जो सबसे ज्यादा सेक्रेट प्लेस है मुस्लिम्स की पूरे वर्ल्ड में। उसका भी, उस चीज का भी सऊदी अरेबिया को फायदा होता कि हमेशा उसको मुस्लिम्स कंट्रीज की सिंपैथी रहती, और उसी के वजह से वो क्या बोलता है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हूं, मुस्लिम रिलीजन में मैं लीडर हूं। और दूसरी तरफ से क्या हो गया? ईरान में कुछ अलग चीज है।
ईरान में रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक है, तो पूरा 100% डेमोक्रेसी है, पर कई हद तक के वो डेमोक्रेसी है। कब से हुआ, पहले नहीं था वो। अगर अपन थोड़ा उसका हिस्टोरिकल बताया, मैंने बताया 1979 में ईरान रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके पहले वहां पर भी मोनार्ची थी। 1979 के पहले भी ईरान में क्या थी, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप चलती थी, पहलवी डिनेस्टी चलती थी वहां पर, पहलवी डिनेस्टी उनका चलता था। बाद में 1979 में वहां ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, ईरानियन क्या हुआ, ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। ईरानियन रिवॉल्यूशन में इतना बड़ा वहां रिवॉल्यूशन हुआ कि वहां का पूरा सेटअप ही गवर्नमेंट का चेंज हो गया, वहां पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गया, और अल्टीमेटली वहां पर आ गया रिवॉल्यूशनरी थियोक्रेसी। अब रिवॉल्यूशनरी थियोक्रेसी यानी क्या होता, वहां आ गया रिवॉल्यूशनरी थियोक्रेसी। थियोक्रेसी यानी होता जो धर्म के हिसाब से सरकार चलती, धर्म के हिसाब से सरकार चलना यानी क्या है। अगर मैं ईरान का आपको शॉर्ट में थोड़ा उनका गवर्नमेंट का फॉर्म बताऊं तो आप समझ लो कि देखो ईरान की गवर्नमेंट ऐसी है, थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी यानी क्या होता है, धर्म के हिसाब से चलती। अब धर्म के हिसाब से मतलब ये नहीं है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां क्या है, वहां पर पार्लियामेंट भी है, उसको बोलते हैं मजलिस। जैसा अपनी पार्लियामेंट है वैसा, जैसा अगर आप यहाँ का देखोगे यूएसए की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, वैसे ईरान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, मजलिस। ये फिल्म्स के लिए याद रखना, मजलिस। और वो जो पार्लियामेंट है उनकी, वहां पर इलेक्शंस होते, इलेक्शन लड़ते, मेंबर्स बनते, सब कुछ नॉर्मल होता वहां पर। रिपब्लिकन भी है वहां पर, इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहता, लेकिन उससे भी ऊपर रहता वहां सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर यानी रहता जो रिलीजियस का उनका मेन रहता। उसका काम क्या रहता कि गवर्नमेंट वर्किंग ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन और नॉट, मतलब गवर्नमेंट अपने रिलीजन के हिसाब से चल रही या नहीं चल रही, उसका ये काम रहता देखने का। और दूसरा एक और उसमें ब्रांच है वहां गार्डियंस की, गार्डियंस की ब्रांच रहती। वो गार्डियंस की ब्रांच ये करती, वो ये देखती कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, इलेक्शंस, उधर का वर्किंग के फॉर्म, डिसीजन सब रिलीजन के हिसाब से हो रहे या नहीं हो रहे। मतलब अल्टीमेटली वो है डेमोक्रेसी, बट साथ में थियोक्रेसी है, मतलब साथ में मिक्स है वो थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं कई हद तक के वो डेमोक्रेसी है, कोई दिक्कत नहीं है वो चीज में। अब लेकिन उनका गोल क्या है, 1979 रिवॉल्यूशन में जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, उसके बाद में उनका गोल ये था एक्सटेंडिंग रिवॉल्यूशनरी मॉडल टू अदर एरियाज। एक्सटेंडिंग रिवॉल्यूशनरी मॉडल टू अदर एरिया, मतलब रिवॉल्यूशनरी थियोक्रेसी मॉडल जो उन्होंने अपना है वो दूसरे कंट्रीज में एक्सटेंड करो, ये उनका था गोल। यहां से हो गया डिस्टर्ब रिलेशन। मतलब आपको आया समझ में अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से पूरी कड़ी है रिलेशन की। मतलब सऊदी में क्या है, मोनार्ची, ईरान में क्या आ गई, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी टाइप गवर्नमेंट, रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अब उसको आ गया थ्रेट, उन्होंने गोल क्या बना लिया अपना, गोल माने एक्सटेंडिंग दिस रिवॉल्यूशनरी थियोक्रेसी मॉडल टू अदर रीजनल कंट्रीज। अब उनको तो थ्रेट हो गया, अब उनका गोल क्या है कि भाई ये मॉडल अपने को दूसरे कंट्री में डालना है। अगर रिलेशन अच्छे रहते वो लोगों पे इन्फ्लुएंस होगा, वो अपना प्रचार करेंगे मॉडल का कि आप ये अपनाओ, जैसा सोशलिज्म कैपिटलिज्म का चलता वैसा। इसीलिए यहां से होगा रिलेशन पूरे 100% डिस्टर्ब, मतलब कई हद तक के उनका कोल्ड वॉर यहां से चालू हो गया था। इसके बाद हो गया फिर ग्रुपिज्म चालू। सऊदी अरेबिया ने इसी के बाद में ईरानियन रिवॉल्यूशन के कुछ साल के बाद में बनाया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ताकि अपने कंट्रीज की एकता रख सके, ताकि अपना मोनार्ची मॉडल टिका रहे। अब तीसरा फैक्टर है डोमिनेंस का, कि भाई बहुत बड़ा बाहुबली कौन है यहाँ पे, बराबर है, बड़ा बाहुबली कौन है यहाँ पे। क्योंकि अब ईरान को अपना मॉडल फॉर्म लाना है और सऊदी को अपना प्रोमिनेंस रखना है, और जिसका ज्यादा इंफ्लुएंस बढ़ेगा उसी का मॉडल बाकी कंट्रीज अपनाएंगे। बाकी तो छोटे मोटे हैं, चिटिक पिटुक है, कुवैत, ईरान, कुवैत, बहरीन, उनका तो जो है भाई बड़े बोलेंगे वही करेंगे हम, ऐसा है। तो अब बात है चलेंगी किसकी, तो यहां हो गए टर्बुलेंसेस चालू। अब देखो ज्यादा टर्बुलेंसेस अगर मैं पढ़ूं, बताओ आपको, रिसेंट ईयर में 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद में बहुत ज्यादा हो गए थे। अरब स्प्रिंग के बाद में क्या हुआ, होस्नी मुबारक का फॉल हुआ। होस्नी मुबारक था प्रेसिडेंट इजिप्ट का। अब वो आदमी का अगर मैं बताऊं, होस्नी मुबारक वो एक मिलिट्री रूलर से प्रेसिडेंट तक के गया, मिलिट्री रूलर, मिलिट्री कमांडर से प्रेसिडेंट तक के गया। और जब वो प्रेसिडेंट बना 30 साल तक के कंसिस्टेंटली वो प्रेसिडेंट रहा इजिप्ट का, 30 साल तक के, कोई चैलेंज नहीं।
क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसको सपोर्ट किसने किया? सऊदी ने, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप आ गई और सऊदी को वही चाहिए था, आवाज एकदम दबी रहे सबकी। ऑलरेडी इरानियन रिवॉल्यूशन हो गया था, उनको मालूम था फ्लेवर आ रहा, तो पब्लिक ने प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, तो कौन चाहिए? स्ट्रांग आदमी चाहिए, लीडरशिप वाला चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए, हिटलर टाइप आदमी चाहिए वहां पे। तो उनको मिल गया था कौन? हौसनी मुबारक। अब ऐसा नहीं है वहां पर इलेक्शन नहीं होते थे, इलेक्शन होते थे, लेकिन अल्टीमेटली रूलर स्ट्रिक्ट था वहां का, वन साइड रूलर था, और वो किसको सपोर्ट करता था? सऊदी अरेबिया को। तो उन्हीं के लाइंस पे चलता था वो। 2005 में इलेक्शंस हो गए थे इजिप्ट में, पहले इलेक्शन से नहीं हो रहे थे, यूएसए के प्रेशर में, यूएसए ने प्रेशर डाला वहां पर, तो वहां पर 2005 में इलेक्शंस हो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली वो चल रही थी किसकी? डिक्टेटरशिप की ही चल रही थी, बनता हुई था वहां पे, जीतता हुई था। लेकिन 2005 के बाद में थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो गया उसका क्या? उसका पावर। तो अल्टीमेटली 2011 में जब अरब स्प्रिंग और होस्नी मुबारक गिर गया। होस्नी मुबारक गिर गया क्यों? प्रोटेस्टर ने प्रोटेस्ट किए थे कि यहाँ डेमोक्रेसी लाओ। क्या लाओ? यहाँ कंप्लीट डेमोक्रेसी लाओ। देखो इसीलिए इलेक्शंस नहीं लाते लोग। अब 30 साल से वो कंटिन्यू था, मतलब वो समझ लो आप 6 साल माइनस करो 2011 में से, तो कितने हुए? 24 साल से कंटिन्यू था। 25 साल क्या होगा? इलेक्शंस हो गए। तो देखो इलेक्शंस के बाद में उसका रोल गिरना चालू हो गया, क्योंकि पब्लिक जागरूक हो जाती। डेमोक्रेसी एक बार घुस गई ना, तो क्या होता? पब्लिक जागरूक हो जाती। तो पब्लिक ने प्रोटेस्ट करके उसको गिरा दी। वैसे सऊदी अरेबिया डरता, अगर कभी यहां पर भी अगर आ गया डेमोक्रेटिक फ्लेवर आ गया, तो यहां पर भी चैलेंज कर देंगे कहीं ना कहीं किंगशिप को वो लोग, इसलिए वो लोग आने नहीं देते है, समझ में? तो होस्नी मुबारक गिरने की वजह से क्या हुआ? सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा सेटबैक पड़ गया, क्योंकि इजिप्ट, होस्नी मुबारक के अंडर में इजिप्ट सऊदी अरेबिया का बहुत अच्छा सिक्योरिटी पार्टनर बन गया था, और सऊदी अरेबिया को अपना वहां पर सिग्निफिकेंस रखने के लिए, अपना वहां प्रोमिनेंस रखने के लिए वेस्ट एशिया में कौन सपोर्ट करता था? इजिप्ट। और ऐसा बोलते कि इजिप्ट के अंदर जो प्रोटेस्टर्स को वहां पर प्रमोट किया, वहां फ्यूल किया प्रोटेस्ट, वो ईरान ने किया, क्योंकि उसको मालूम था कि सऊदी अरेबिया की रीढ़ की हड्डी अपने को तोड़ने की जरूरत है, समझ में? तो वहां पे क्या हुआ फिर? होस्नी मुबारक गिर गया, तो अल्टीमेटली फिर वहां पर आगे पूरी कंप्लीट डेमोक्रेसी जैसी सिचुएशन आ गई। अभी वहां इलेक्शंस वगैरह, प्रेसिडेंट सब प्रॉपर होने लग गए, तो थोड़ा सा फिर इजिप्ट का और सऊदी अरेबिया के रिलेशन डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो अब सऊदी अरेबिया पड़ गया अकेला। अब सऊदी अरेबिया को अब समझ में आ गया कि ईरान का रोल और बढ़ रहा, ईरान का डेमोक्रेटिक फ्लेवर फैल रहा, तो सऊदी अरेबिया ने क्या करा? अपना ग्रुपिज्म बना के ईरान के अगेंस्ट में लग गया पूरा। बराबर है, लग गया था पहले से, अब ज्यादा बढ़ गया वो 2011 के बाद में। इसलिए अरब स्प्रिंग के बाद से सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशन ज्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि देखो अब ईरान के साथ ही, क्योंकि सऊदी अरेबिया दिखता था ईरान को हेजिमोनिक लीडर वहां का। सऊदी अरेबिया को मालूम था यार इसमें पोटेंशियल है ईरान में, ये हालांकि कभी भी अपनी आके पावर कैप्चर कर सकता, जैसा चाइना इंडिया से डरता। चाइना को मालूम है इंडिया में दम है। अब म्यांमार कितने भी आवाज उठाए, म्यांमार से डरने वाला है क्या चाइना? श्रीलंका से डरने वाला है क्या? पाकिस्तान से डरने वाला है क्या? वो डरता किससे? इंडिया से। उसको मालूम है इसमें पोटेंशियल है, इंडिया कभी भी एक लीडर बन सकता है, बन ही रहा, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, इसीलिए वो थ्रेट है। वैसे ही सऊदी अरेबिया किससे डरता? ईरान से, जैसे वर्ल्ड लेवल पे यूएसए रशिया से और चाइना से। इसलिए उसने क्या चालू कर दिया यहां से? प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर यानी हो गया 2011 के बाद में लड़ाई। अब वो डायरेक्ट लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन इनडायरेक्ट लड़ाई में। प्रॉक्सी वॉर यानी इनडायरेक्ट लड़ाई, पीछे से लड़ाई, मतलब सपोर्ट करना एक में के अगेंस्ट में, दूसरे कंट्रीज को सपोर्ट करना, मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना, टेररिस्ट को सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल खलिस्तान को पाकिस्तान सपोर्ट करता इंडिया के अगेंस्ट में। पाकिस्तान डायरेक्ट लड़ रहा है क्या पंजाब वाले मैटर में? नहीं, पर वो किसको सपोर्ट करता? खलिस्तान को। इंडिया किसको करता? बलूचिस्तान को। इंडिया डायरेक्ट बोलता कि नहीं, इंडिया बलूचिस्तान को यहां से आर्म सप्लाई करते रहता ताकि वहां डिस्टर्बेंस रहे। तो वहां प्रॉक्सी वॉर हुए। प्रॉक्सी वॉर स्पेशली कौन कौन से कंट्रीज में चालू हुए मालूम है? सीरिया, बहरेन, यमन। सीरिया, बहरेन और यमन। अब यहां से जब प्रॉक्सी वॉर चालू हुआ तो और भी परिस्थिति बिगड़ी। अब प्रॉक्सी वॉर पे अगर मैं आ जाऊं तो ये पहली बार नहीं है कि प्रॉक्सी वॉर हुआ। प्रॉक्सी वॉर यहां से
बढ़ गए थे, अब उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी ताकि एक में के पावर को वीक कर सके। लेकिन इसके पहले भी प्रॉक्सी वॉर हुए, इसलिए उनके बीच में हमेशा डिस्ट्रस्ट रहा है, एक में को लेकर हमेशा सस्पिशन रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ईरान इराक वॉर के टाइम की, ईरान इराक वॉर में इराक का हेड कौन था? सद्दाम हुसैन। 1980s में जो वॉर हुआ था ईरान इराक का, उसमें कौन था हेड? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को किसने सपोर्ट किया था? सऊदी अरेबिया ने। और सऊदी अरेबिया ने सद्दाम हुसैन को उचकाया था कि तू ईरान से लड़। दूसरा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉर्म हो गया। तो ईरान ऐसा समझता कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल सऊदी अरेबिया ने प्रॉक्सी वॉर करने के लिए ही फॉर्म किया, ताकि, क्योंकि उसने ईरान को कहां लिया? ईरान को लिया उसने? नहीं लिया। जबकि गल्फ कंट्री है ईरान, तो ईरान को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको ग्रुप बनाना था अपना अलग से। उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या था कि अपना ग्रुप बना के उसके अगेंस्ट में रहो। अब अगर अपन प्रॉक्सी वॉर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन, येमेन का देखेंगे पहले। येमेन में हाउती रिबेल्स, आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा हाउती रिबेल्स। हाउती रिबेल्स को सपोर्ट कौन कर रहा? ईरान। अब बात देखो वहां क्या है, येमेन की परिस्थिति कैसी है। येमेन की जो पॉपुलेशन है मेजॉरिटी है शिया, लेकिन वहां का जो लीडर है वो है सुन्नी। येमेन की जो पॉपुलेशन है ज्यादा, वहां शिया है, वहां का जो लीडर है वो कौन है? सुन्नी। इसीलिए अब सऊदी क्या चाहेगा? लीडर कौन रहे? पॉपुलेशन में से ज्यादा मेजोरिटी का रहे या सुन्नी रहे? सुन्नी रहे, क्योंकि सुन्नी रहेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। शिया अगर लीडर बन गया तो किसको सपोर्ट करेगा? ईरान को। इसीलिए सऊदी किसको सपोर्ट कर रहा है? वहां के प्रेसिडेंट को, सुन्नी लीडर को। और ये शिया और ईरान किसको कर रहा? वहां पर क्या कर रहा? फॉर्मेट क्या कर रहा? वहां प्रमोट क्या कर रहा? रिबेलियन, ताकि ये लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें और शिया का वहां पर क्या बने? लीडर। कुछ ही टाइम पहले हाउती ने तो इतना एक्सटेंड हो गया उनका कि उन्होंने वहां की येमेन की कैपिटल को कैप्चर कर लिया और वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट करा रहे। वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट चल रही वहां पर खुद की। इतने स्ट्रांग हो गए हाउती रिबेल्स। और इसीलिए सऊदी को गुस्सा आती कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा? ईरान। और ईरान के सपोर्ट से हो रहा है, तो आर्म्स कहां से आ रहे हैं रिबेल्स के पास में इतने? और ये थोड़ी शर्म वाली बात हो गई सऊदी के लिए। वो इसीलिए शर्म वाली बात हो गई कि सुन्नी का लीडर रहने के बाद में, सऊदी का सपोर्ट रहने के बाद में, इतना कुछ उनके हाथ में पावर रहने के बाद में भी पैरेलल गवर्नमेंट बना ली उन्होंने वहां पर और कैपिटल को कैप्चर कर लिया येमेन के। तो ये क्या हो गई? एम्बेरेसिंग बात हो गई। किसके लिए बात हो गई एम्बेरेसमेंट वाली? सऊदी के लिए। इसीलिए और भी ज्यादा उनमें तनाव बढ़ गया। और ये क्या चल रहा? प्रॉक्सी वॉर ही चल रहा। समझ में आया? नोट कर लिए? येमेन। दूसरा है सीरिया। अब वहां का परिस्थिति येमेन से उल्टी है। येमेन से उल्टी थी, अभी तो थोड़ा ठंडा हो गया वहां पे, लेकिन वहां पर परिस्थिति उल्टी थी। वहां पर था बशर अल असद प्रेसिडेंट, बशर अल असद। अब बशर अल असद को कौन सपोर्ट कर रहा था? ईरान। अब देखो वहां का लीडर कौन है? शिया, और वहां की मेजोरिटी है सुन्नी। ये भी उल्टा है। मतलब येमेन में क्या था? मेजोरिटी थी शिया और लीडर था सुन्नी। और यहां पर क्या है? लीडर है शिया और मेजोरिटी है सुन्नी। तो बशर अल असद लेकिन डिक्टेटर था। अब देखो इनकी पॉलिसी कैसे चेंज होती। वैसे ईरान काय की बात करता? डेमोक्रेसी की। ईरान काय की बात करता? डेमोक्रेसी की। लेकिन जब अपने इंटरेस्ट की बात आती है तो डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट करता। अब बशर अल असद तो डिक्टेटर था, लेकिन सपोर्ट किसको कर रहा था? वो बशर अल असद को। क्यों कर रहा था डिक्टेटर रहने के बावजूद भी? इसीलिए क्योंकि अगर वो डेमोक्रेसी के हिसाब से चले तो वहां का लीडर कौन बनेगा फिर? सुन्नी का, क्योंकि पॉपुलेशन किसकी ज्यादा? सुन्नी। तो बशर अल असद अपने गट्स पे दबा के उनको बैठ गया था वहां पे। तो इसीलिए फिर ईरान किसको सपोर्ट कर रहा था? बशर अल असद को। और वहां के रिबेल्स को कौन सपोर्ट कर रहा था? सऊदी, ताकि बशर अल असद को गिराए। और वहां के रिबेल्स को सऊदी के साथ में सपोर्ट कर रहे थे यूएसए, क्योंकि सऊदी का प्रोमिनेंस बढ़े और ईरान का कम हो। क्योंकि ईरान का अलायंस कौन है? रशिया। इनडायरेक्टली रशिया का रोल, रशिया का इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा था। अगर सीरिया का देखेंगे तो रशिया ने तो इतना किया कि कई बार वेस्टर्न कंट्रीज ने वहां पर सैंक्शंस डालने की कोशिश करी सीरिया पे, लेकिन उसको ब्लॉक किया रशिया ने कई बार, क्योंकि वेटो पावर है। वेटो पावर बता दिया, वेटो पावर में कंसेंसस की जरूरत नहीं, एक कंट्री पूरा ब्लॉक कर सकता। रशिया ने क्या किया? ब्लॉक कर दिया। ये भी प्रॉक्सी वॉर है। डायरेक्ट वॉर में क्यों नहीं? येमेन में भी नहीं थे, इसमें भी नहीं थे, सीरिया में।
अब देखो इराक की अगर परिस्थिति देखें, इराक में पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा शिया की। इराक है शिया पॉपुलेटेड रीजन, और शिया पॉपुलेटेड रीजन रहने की वजह से उसके रिलेशन किससे अच्छे हैं? ईरान से। लेकिन जब सद्दाम हुसैन था तब क्या परिस्थिति थी? ईरान के साथ में अलग थे, क्यों? सऊदी के अच्छे, क्यों? सद्दाम हुसैन सुन्नी वाला था। लेकिन सद्दाम हुसैन का जाने के बाद में यूएसए नहीं मारा था सद्दाम हुसैन को, तो लेकिन उसने मारने के बाद में उसका इंटरेस्ट थोड़ा हर्ट हो गया। किसका? सऊदी अरेबिया का। और वहां से जब वो सद्दाम हुसैन के, जब वहां गवर्नमेंट आके, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आके, तो किससे अच्छे रिलेशन हो गए उसके? ईरान के साथ। इराक के रिलेशन हो गए ईरान के, और वहां शिया पॉपुलेशन तो है ही। अब वहां सऊदी क्या कर रहा? वहां इस्लामिक स्टेट जो है, इस्लामिक स्टेट है ना, आईएस को किसके अगेंस्ट में कर रहा हो? इराक के। अभी इराक वर्सेस इस्लामिक स्टेट चालू है वहां पे। इस्लामिक स्टेट किसका ग्रुप है? सुन्नी का। उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इस्लामिक स्टेट को सऊदी अरेबिया। और इराक को कौन सपोर्ट कर रहा? ईरान। समझ में? दोनों आमने सामने नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं एक के खिलाफ। एक बंदूक इधर से वो देता, दो बंदूक इधर से वो देता, एक बम इधर से होता, दो बम उधर से वो देता। अगर अपन अलग बात करें यूएसए का, इसमें देखो मैंने पहले बताया था लीडर के हिसाब से पॉलिटिक्स चेंज होती है। इजराइल में भी मैंने बताया था लीडर के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के टाइम अलग थी और बाइडेन के टाइम पे अलग है। वैसे ही इस इशू में भी, सऊदी अरेबिया ईरान के इशू में भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे पॉलिसी अलग थी और बाइडेन के टाइम पे अलग है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे क्या थी? डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ऐसी थी, वो दोनों के अगेंस्ट में था, सऊदी के भी अगेंस्ट में था और ईरान के भी अगेंस्ट में था। सऊदी के अगेंस्ट में ऐसे था, अब सऊदी का इंटरेस्ट ऐसे हर्ट हो रहा था कि अब 9/11 का सबको अटैक मालूम है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 9/11 का अटैक में सऊदी के जो लोग थे नेशनल्स, वो इन्वॉल्व थे, बराबर है। और सऊदी नहीं चाहता कि 9/11 की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़े। सऊदी हमेशा यही बोलता कि कई टेररिस्ट कहाँ के थे? लोकल सऊदी के। इवन जो तुम्हारा ये था ओसामा बिन लादेन, कहाँ का था? सऊदी का ही था, लोकल। तो वो चाहता नहीं कभी कि यूएसए प्रोसिक्यूट करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भाई कि तू कुछ भी रिलेशन रख, लेकिन हमारे अगेंस्ट में आएगा तो हम तो मारेंगे तेरे को पकड़ के, बराबर है। रिलेशन गए तेल लगाने के लिए, तुम्हारे तेल में डूब के मर जाओगे। तो डोनाल्ड ट्रंप खट्टा थोड़ा उल्टे दिमाग का था ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? जस्ता एक लॉ लाया, JAST, जस्ता लॉ का के लिए ना 9/11 में जितने भी ऑफेंडर्स हम सबको प्रोसिक्यूट करो, उनपे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाओ। उससे थोड़ा सऊदी के रिलेशन बिगड़ गए। सऊदी को लगा यार इतना टाइम हो गया, 15-20 साल हो गए, अभी भी तो वही लेके बैठा है कि खत्म कर, छोड़, अपने रिलेशन तो अच्छे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ता लॉ रिवाइव करवाया। दूसरी बात, ईरान के साथ में ओबामा के टाइम पे क्या हुआ था? न्यूक्लियर डील साइन हो गई थी। न्यूक्लियर डील से ईरान और यूएसए के रिलेशन अच्छे हो गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? न्यूक्लियर डील को स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप करने की वजह से क्या हुआ? ईरान और यूएसए के रिलेशन बिगड़ गए, और यूएसए ने ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लगाया, ट्रेड की भी लगाया और बाकी भी लगा दिया बहुत सारे सैंक्शन। उससे ईरान और यूएसए के रिलेशन डिस्टर्ब हुए। मतलब यहां यूएसए और सऊदी के रिलेशन डिस्टर्ब हुए, और यहां यूएसए और ईरान के रिलेशन डिस्टर्ब हुए। यूएसए बेसिकली क्या करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्या करता था? बेसिकली चाहता था सेल्फ इंटरेस्ट। मैंने बताया था पहले कई बार कि प्रोटेक्शनिस्ट करता। अगर आपने देखा होगा रील, अभी अपन ने जो डाले 1-2 दिन पहले डाले, देखा आप लोगों ने? कल परसों डाला, तो उसमें मैंने प्रोटेक्शनिस्ट का ही डाला, जो अपन ने किए थे प्रोटेक्शनिस्ट के ऊपर ही डाला। यूएसए प्रोटेक्शनिज्म कैसे कर रहा, जैसा यूएसए जो न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लेना, क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेना, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। H1B वीजा पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, ये भी किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मतलब मेरे को कोई अलाय फलाय से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को किससे फर्क पड़ता? मेरे को मेरे इंटरेस्ट से फर्क पड़ता। ये कौन करता था पॉलिसी? डोनाल्ड ट्रंप। अब आ गया फिर बाइडेन। बाइडेन आने के बाद में क्या हुआ? चेंज हो गया स्टैंस यूएसए का। वापस से आपने देखा होगा कि पॉसिबिलिटी हो गई कि ईरान न्यूक्लियर डील की रिवाइव हो रही है अभी, वापस से वो सेटलमेंट पे आ गए, वापस से वो ईरान के साथ में रिलेशन अच्छे रख रहा। तो स्टैंस चेंज हो गया सीधा, जैसे आ गया क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, देखो वापस से इन्वॉल्व हो गया बाइडेन के टाइम पे। माइग्रेशन पॉलिसी में थोड़ा सा लिबरेंट हो गया। लेकिन कुछ रिसेंटली अगर आप देखोगे, रिसेंटली एकदम करंट टाइम में थोड़ा सा और बिगड़े थे रिलेशन, काय की वजह से? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो गया?
ऑलरेडी रिलेशन अच्छे हो रहे थे ईरान के और यूएसए के। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ, ईरान ने क्या किया, कुछ ड्रोन सेंड किया रशिया के पास, काहे के लिए, यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। मतलब बेसिकली अगर अपन ये बोल सकते हैं उसको कि ईरान सपोर्ट कर रहा रशिया को यूक्रेन के खिलाफ, इसलिए इससे कौन एंगेज हो गया, यूएसए। यूएसए ने उसके वजह से थोड़ा सा सैंक्शन लगा। दूसरी बात, जो 22 ईयर की जो लड़की की जो डेथ होगी, 22 साल की लड़की की जो डेथ होगी ईरान के मॉरलिटी पुलिस की कस्टडी में हुई ना, 22 साल की लड़की की डेथ हुई थी जिससे पूरा ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था। वो डेथ होने की वजह से भी यूएसए ने कुछ सैंक्शन लगा दिया था डेमोक्रेटिक ग्राउंड पे। तो वो दोनों भी यूएसए सैंक्शन लगा, थोड़े से ऊपर नीचे वोलेटाइल हो गए। अब यूएसए मतलब रशिया और यूक्रेन का भी रिलेशन थोड़ा सॉल्व अगर हुआ तो शायद उससे वापस से ईरान और यूएसए के रिलेशन वापस से नॉर्मलाइज होने के चांसेस है, क्योंकि जो बाइडेन उस मूड में है। देखो अल्टीमेटली जो है सऊदी अरेबिया और ईरान का ये जो मैंने बताया सब प्रॉक्सी वॉर का बताया आपको। अल्टीमेटली उनका क्या एजेंडा है कि ऑयल पॉलिसी पे और वेस्टर्न रीजन पे डोमिनेंस किसका रहेगा, और यूएसए और इजराइल अपना रिलेशन सिक्योर कर रहे हैं। इजराइल को मालूम है कि उसको इनका ये आपस में लड़ते रहे, मरते रहे और मैं शांत रहूं, क्योंकि इजराइल पे ध्यान नहीं जाता ना किसी का, आपस में यही लड़ रहे हैं, इजराइल पे क्या ध्यान जाएगा। इंडिया का अगर अपन ईरान के साथ में देखें और सऊदी के साथ में देखें, देखो इंडिया जो है सऊदी के साथ में रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश कर रहा। इंडिया ने कई बार विजिट भी करा सऊदी में, बीच में सऊदी की कंट्रीज ने भी इंडिया में विजिट किए। थोड़े से रिलेशन इंडिया और सऊदी के डिस्टर्ब हुए थे जब प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जब उन्होंने टिप्पणी करी थी, तो वहां पर रिलेशन डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन इंडिया ने वैसे उसको वहां से रिमूव करके थोड़े से रिलेशन नॉर्मलाइज कर दिया एक्शन लेके। बेसिकली इंडिया को सऊदी की भी जरूरत है और ईरान की भी जरूरत है, कोई डाउट नहीं है उसमें। इंडिया ना सऊदी के फेवर में पूरा, ना ईरान के फेवर में। जैसा इंडिया ना रशिया के फेवर में, ना इंडिया के फेवर में, सॉरी यूएसए के, ना इंडिया जैसा रशिया के फेवर में नहीं है, ना यूएसए के फेवर में, वैसे ही ना ईरान के फेवर में, ना सऊदी अरेबिया के। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो कर रहा है, ना मैं इसके साथ हूं ना मैं उसके साथ हूं, मैं मेरे इंटरेस्ट के साथ हूं, इसको बोलते हैं स्टैंड। और इंडिया की इसके लिए बहुत तारीफ भी हुई। दोनों कंट्रीज के इंडिया क्यों डिपेंडेंट है, दोनों से रीजन है, अपने अपने अलग अलग रीजन है। सऊदी अरेबिया के लिए ऊपर इसलिए रीजन है क्योंकि वो कोई डाउट नहीं है कि वो ऑयल रिच रिसोर्स कंट्री है और गैस रिच रिसोर्स कंट्री है, और इंडिया के वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइट ऑयल रिच रिसोर्स की कहां पर है, सऊदी के बाद। ये तो हो गया ऑयल रिच, और इंडिया को ऑयल से बहुत फर्क पड़ता, तेल के बिगर इंडिया का जमता नहीं, तेल होना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और ऑयल वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर फॉर द इन्फ्लेशन इन इंडिया। और इंडिया पास में ऑयल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, ऑयल रिसोर्सेज है तो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं पूरे तरीके से। सफालिया, हाँ वही कहीं पढ़ा था मैंने भी, सफालिया साइट का नाम है, वो सफालिया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिच रिसोर्स साइट है सफालिया। वो कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। वो नोट कर लो, प्रीलियम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आया समझ में ये? तो ऑयल के लिए इंडिया डिपेंडेंट है, रिसोर्सेज के लिए इंडिया डिपेंडेंट है। दूसरी बात है क्यों, एक इंडिया में आज मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, और इंडिया में सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। अब सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन रहने की वजह से इंडिया को ज्यादा रिलेशन किससे अच्छे रखने पड़ेंगे, सऊदी से रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, नहीं तो नाराज कौन होगा, मुस्लिम पॉपुलेशन नाराज होगी। दूसरी बात ये एक और बात, दूसरी अलग बात एक और ये है कि वो मक्का साइड है, वहां पे हज के लिए जाते हैं मुस्लिम्स, तो अपना मक्का का एक रीजन है कि अपने हज के लिए जाते हैं। सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में भी क्या है, सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है। रिसोर्सेस का रीजन है, इकोनॉमी का रीजन आ गया। डायस्पोरा एक्सपेट्रिएट्स आने क्या होता, अपनी जो पॉपुलेशन वहां रहती, डायस्पोरा का एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा इंडिया का डायस्पोरा कहां है, वेस्ट एशियन रीजन में, सऊदी अरेबिया में। स्पेशली कहां का, केरला का, केरला और तमिलनाडु वगैरह जो सदर्न स्टेट है, सबसे ज्यादा वहां के लोग कहां एम्प्लॉयमेंट है, सऊदी अरेबिया। गल्फ रीजन और गल्फ रीजन में भी कहां सबसे ज्यादा कहां है, सऊदी अरेबिया में। इनफैक्ट अगर आप सऊदी जाओ तो आपको थोड़े एक गली छोड़ोगे नहीं कि आपको इंडियन दिखता, वहां पे एक गली नहीं कहूंगा तो इंडियन दिखते। ऐसा पूना में अमरावती के कैसे दिखते हैं, वैसे सऊदी अरेबिया में परिस्थिति बराबर है। वो भी अपने से स्ट्रांग है, उनका रेमिटेंस, वहां का पैसा अपने से स्ट्रांग है,
तो अपने को वहां का रेमिटेंसेस मिल रहा, तो अपना कैपिटल इनफ्लो हो रहा वहां से, इसलिए अपने लिए सऊदी से रिलेशन रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आता ईरान पे। ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है? ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज अ गेटवे फॉर दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तान तो तुम्हारे को जाने से देने रहा नहीं, हाथ लेके सामने खड़ा हो जाता हूं। और आपको अफगानिस्तान जाना है, तुर्कमेनिस्तान जाना है, उज्बेकिस्तान जाना है, तो आप कैसे जाओगे? लैंड रूट से, ईरान से। ईरान में ऑलरेडी इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। चाबहार पोर्ट कहाँ है? चाहिए ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए, चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में। ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, वापस भी आ सकता है। और वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए गॉर्डर पोर्ट का है पाकिस्तान में। किसका पोर्ट है वो? चाइना का पोर्ट है। जैसा छाबार पोर्ट इंडिया का, ईरान में गॉर्डर पोर्ट किसका है? चाइना का है, पाकिस्तान में। दोनों आसपास 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, सिर्फ अराउंड 75 टू 80 किलोमीटर का अंदाजे से मेरे को डिस्टेंस है उनके बीच में, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है। तो हो गया फिर। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जरूरी के रिसोर्सेस के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए वहां से अपने को जाना पड़ता है। अफगानिस्तान पे कंट्रोल रखने के लिए जरूरी है। और अफगानिस्तान क्यों जरूरी है अपने को? पाकिस्तान को टैकल करने के लिए। मैंने उस दिन पॉलिटिकल साइंस में आपको बताया था, कौटिल्य ने क्या सिखाया? एनिमीज नेबर इज अवर नेचुरल अलाय। तो एनिमीज अलाय इज अवर नेचुरल अलाय, सॉरी एनिमीज नेबर इज अवर नेचुरल अलाय। एनिमीज नेबर यानी अफगानिस्तान। मैंने लिखा भी था ये एग्जांपल आपको। पाकिस्तान का नेबर कौन है? अफगानिस्तान। तो वो अपना क्या नेचुरल अलाय है। तो अपने को नेचुरल अलाय के लिए ये तो जाने नहीं देगा अपना एनिमी, तो अपने को कहां जाना है? दूसरे रूट से, वो है ईरान। एक ही रूट बचा है फिर अपने पास में। तो मतलब अपने को स्ट्रेटेजिक रीजन भी आ गया, इकोनॉमिक रीजन भी आ गया, मिनरल्स भी आ गए। अब इंडिया के लिए क्या अच्छा है? इंडिया के लिए ये अच्छा है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन अच्छे रहे। इंडिया इसके लिए कोशिश कर रहा for betterment of relations between Iran and Saudi Arabia, for rapprochement between Iran and for rapprochement of Iran Saudi Arabia relation। और अगर एक बात मैं और बताऊं आपको स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, मेरे हिसाब से अगर ईरान सऊदी अरेबिया के रिलेशन अच्छे होंगे तो उससे इजराइल और पैलेस्टीनियन का भी इशू सॉल्व हो सकता, क्योंकि मैटर कूल डाउन होगा, एमिकेबल सेटलमेंट्स होंगी, जो डिस्प्यूट चल रहे वो रिजॉल्व होंगे, क्योंकि पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है ईरान इजराइल के खिलाफ। बराबर ना? पैलेस्टाइन को बताया था आपको कौन सपोर्ट कर रहा? ईरान। तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशन सॉल्व होंगे तो वो भी रिलेशन कूल डाउन हो सकते हैं। और रीजन में जितनी स्टेबिलिटी रहेंगी उतना इंडिया के लिए अच्छा है और पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर वहां इंस्टेबिलिटी हुई तो ऑयल के दाम बढ़ जाते सीधे। क्लैरिटी आ गई सभी को? सब पूरी अच्छे से